वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपका बिहार पीसीएस टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो हमारा क्लास नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले क्लास 1 में हम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुके हैं। इस क्लास में हम लोग देखते क्या हैं कि जितने भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, उसको हम लोग एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं तथा उसको हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ताकि जो बिहार शिक्षक बहाली 2023 में आपका जो भी क्वेश्चन आया उससे तो डायरेक्ट आप उसको टिक करके आगे बढ़ सके। चैनल पे ऑलरेडी जो हिस्ट्री का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो सारा का सारा अपलोड कर दिया गया है, तथा ईवीएस का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था पीसीएस का, बिहार पीसीएस का, सारा कुछ अपलोड कर दिया गया है। तो ये मेरा क्लास 2 होने वाला है, जिसमें स्टार्ट हम लोग की है इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, तथा क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले आने वाले पल पल की अपडेट के लिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि शिक्षक बहाली का तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, तो इसीलिए आप भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो जैसे ही मेरा क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी क्लास 1 में हम लोग कर चुके हैं, इसलिए ये 31 नंबर क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें जैसे ही देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य सभी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 था दोस्तों, उसमें ये बदलाव किया गया था कि जो कोर्ट मार्शल आर्ट होता है, यानी डिफेंस में किसी सैनिक को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको कोर्ट मार्शल होता है, तो कोर्ट मार्शल को भी हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह अगर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा क्या है कि राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो वो होता है दोस्त राज्यपाल होता है। राज्यपाल का वर्णन आर्टिकल 154 में मिलता है, जिसमें बताया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं मेरा सवाल है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देता है, तथा जो उच्च न्यायालय की रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट एज दोस्तों, वो होता है 62 साल। तो देख सकते हैं ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र है, यानी किसने शुरुआत किया था। तो वो शुरुआत किया था दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सवाल मेरा है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो यहाँ पर मेरा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, तो वो बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 352 ईस्वी में। अगर कि इसके बारे में अगर कि हम कुछ और जानना चाहें, तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों जो आर्टिकल 352 है, भारत में अगर के आंतरिक अशांति हो जाती है तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक है, और उसी तरह अगर के आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब कोई भी राज्य अपना जो कार्यभार हो संविधान के थ्रू नहीं चला रहा होगा। तो 352 समझ लिए, 356 समझ लीजिए, और एक जो आता है दोस्तों वो आता है 360। तो 360 में जो समाधान किया गया है कि भारत में कोई भी अगर वित्तीय संकट आता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, यानी वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जैसे ही देखिएगा, तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 36 कि
केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो जैसे कि आपको पता होगा ये 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलेंगे। इसमें कुछ समझने का नहीं है, बाकी सब तो दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अभी अभी देखें हम लोग 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये किया गया है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो जो 8वीं भाषा, जैसे ऑप्शन देख सकते हैं 16, 17, 18 और 20। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें होगा 18। जैसे कि आपको पता होगा जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था दोस्तों, उससे पहले जो भाषाओं की संख्या थी 18 थी, और इसके बाद यानी कि 92वां संविधान संशोधन के बाद इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 18 होगा, क्योंकि ऑप्शन में मेरा 22 नहीं दिया गया है। ठीक, इसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 ईस्वी में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिससे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली को सुझाव दिया था। यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में हमको बात करने को बोल रहा है, तो हो जाएगा मेरा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, उसी तरह अगर के अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों, तो अगला सवाल क्या है मेरा, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, त्वरित निर्णय, बिल्कुल किसी भी सरकार के लिए निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, लचीलापन भी बहुत ज़रूरी है, और कानून के एकरूपता भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पूछ रहे हैं हमारा कौन सा नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरह अगर के हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? तो वो जो की थी दोस्तों, वो किए थे बलवंत राय मेहता ने। इसके बारे में अगर के हम लोग कुछ और जानना चाहें तो जैसे कि आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में पंचायती राज पर अपनी जो सिफारिश था इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, तथा इन्होंने 3 स्तरीय व्यवस्था की बात की थी, जिसमें एक जिला स्तर का होगा तथा एक ब्लॉक स्तर का होगा और एक ग्राम स्तर का होगा। त्रिस्तरीय प्रणाली इसी को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो आपको पता होगा जो बलवंत राय मेहता समिति वो त्रिस्तरीय की बात करते थे, तथा जो अशोक मेहता समिति थे दोस्तों ये द्विस्तरीय का बात करते हैं। तो द्विस्तरीय का बात करते हैं। ठीक है, इतना समझ, जैसे कि देख सकते हैं PCS 2011 में पूछा गया सवाल है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहें तो जैसे कि 1957 ईस्वी में मेरा त्रिस्तरीय प्रणाली आया, लेकिन 1977 ईस्वी में दोस्तों जब अशोक मेहता समिति का गठन हुआ और 1978 में जब इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उन्होंने द्विस्तरीय की बात की, जिसमें एक जिला परिषद होगा और एक मंडल पंचायत होगा। इसके बारे में ये बात किए थे। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल मेरा जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है क्या है, जैसे कि तो ये पंचायत समिति क्या है, वो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो जैसे ये दोनों सवाल सेम है तो प्रशासनिक प्राधिकरण मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल जैसे कि मेरा यहाँ पे है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान के में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जनजाति और जाति का संख्या कितनी हो गए? तो वो टोटल हो गए थे 1206। ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया, इसको ना भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है, आप लोग अगर के अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जो है जल्दी से जल्दी लाइक कर लें बच्चों, उसके बाद आगे हम लोगों को क्लास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? मतलब कौन सा यहाँ बोल रहा है कि अस्थायी सदस्य नहीं है। पहले जैसे कि आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं। कुल कितना देश होते हैं? 15 देश, जिसमें कि 5 अस्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। 10 अस्थायी देशों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 2 वर्ष होता है। ये सारा स्टैटिक आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वो मेरा जर्मनी नहीं है। कौन कौन अस्थायी सदस्य
है तो आप लोग याद रखिएगा, एक है यूएसए, एक है चाइना, उसके बाद आ जाता है ब्रिटेन, यूके और फिर एक रूस और फ्रांस, जर्मनी इसमें नहीं है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट मेरा सवाल आएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो जैसे पता होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। 1961 ईस्वी में दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना होता है तथा इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना किए थे वो किए थे दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, पीटर बेंसन ने किए थे। ठीक, इनकी अनैतिक गिरफ्तारी होती है तथा उसके विरोध में इन्होंने एक अपना बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है द फॉरगॉटन प्रिजनर्स। उसी में ये लेख लिखते हैं कि मतलब ऐसा एक व्यवस्था होना चाहिए। ठीक, अगर के अगला सवाल को हम लोग देखना चाहें कि चीन की समाचार एजेंसी को क्या नाम है, तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो चीन का एजेंसी का नाम है समाचार का दोस्तों, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। इसको ही सिन्हुआ के नाम से बोलते हैं, जैसे कि आपको पढ़ने को मिला होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट जो होती है येलो बुक कहलाती है। तो येलो बुक किसका कहलाती है, वो कहलाती है मेरा फ्रांस का। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो वो की गई थी बेंगलुरु में, कर्नाटक के। कब किया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिए, 1987 ईस्वी में किया गया था। ठीक, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल मेरा है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो बीएसएफ होता है दोस्तों, बीएसएफ का स्थापना कब किया गया था, वो किया गया था 1965 ईस्वी में। अगर डेट भी पूछते तो वो होता है 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखिए। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्त, वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। वैसे ही अगर उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैंने ज़्यादा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो जैसे कि पता होगा भारतीय संविधान को एक बार अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा और एक बार उसको लागू किया गया था। तो कब इसको अंगीकृत किया गया था दोस्तों, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगला मेरा सवाल है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो भारतीय संविधान दिवस है दोस्तों, वो मनाया जाता है 26 नवंबर ईस्वी को, जब ये अंगीकृत किया गया था यानी कि अपनाया गया था। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो अभी जैसे ही बताएं वो अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर कि आपको दिखाई देता हो तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है दोस्तों, कौन सा क्रम सही है, तो वो मेरा क्रम सही है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। जैसे कि पता होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सब सारे शब्द को जोड़ा गया था। अगर क्या प्रस्तावना को पढ़िएगा तो उसमें जो आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को सो ऑन आगे चलते रहता है। ठीक, उसी की तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, किस रूप में घोषित किया गया, तो अभी बता, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल मेरा 57 नंबर सवाल आता है जिसमें लिखा गया है यहाँ पे कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। सबको ये तो प्रस्तावना याद होगा, बचपन से स्कूल में पढ़ते लोग आते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ जैसे ही आते हैं, भारत में क्या है, प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। ये इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र के मतलब यही होता है, उसका सरकार लोगों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है
कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं, संघीय, एकात्मक, संसदीय। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, जो है हमारा भारतीय संविधान, वो बोलते हैं प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। और यहाँ पे हम अब बात थोड़ा सा कर लेंगे संघीय और एकात्मक में क्या अंतर होता है। जैसे कि भारतीय संविधान को दो भागों में बांटा गया है, एक संघीय में और एकात्मक में। ठीक, तो एकात्मक के मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है कि जो सारा शक्ति होगा वो केंद्र सरकार के पास निहित होगा, तथा जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करे, उसको बोलते हैं एकात्मक। ठीक, उसके बाद जो संघीय संविधान का मतलब होता है, यानी कि संघात्मक का जो मतलब होता है, वो इसमें होता है दोस्तों कि संविधान का वह शक्ति जिसमें केंद्र और राज्य का दोनों में शक्तियों का विभाजन हो तथा दोनों अपने अनुसार काम करें। ठीक, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को दोस्तों संघात्मक संविधान के रूप में माना है। ठीक, ऑप्शन इसका देख लीजिए, डॉग मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो जैसे सब लोग जानते हैं 10वीं का जो संबंध है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून से है। यहाँ पे ये जो लागू किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में लागू किया गया था, आप लोग ये याद रखिए। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो मेरा है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं हमें राज्य सूची के अंतर्गत। इसके पहले क्लास में हम बता दिए थे कि समवर्ती सूची में, संघ सूची में और राज्य सूची में कितनी कितनी प्रविष्टियाँ आती है। तो जैसे कि हम लोगों ने संघ सूची में देखे थे तो कितने आए थे, मेरा 97 आया था, और समवर्ती सूची में देखे थे इसमें 47 आया था, और राज्य सूची में 66 आया था। तो इतना प्रविष्टियाँ दी गई है, ये भी सवाल पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जैसे ही अगला सवाल में आएंगे दोस्तों, तो आगे वाला सवाल है मेरा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। बिल्कुल भी ये नहीं है सही। जैसे कि आपको पता होगा कि जो नागरिकता होता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई मान के चलो अमेरिका के आदमी आ गया, भारत के में पैसा जमा कर दिया तो यहाँ का नागरिक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो जो अभी एनआरसी की बातें हो रही है दोस्तों, उसके बारे में बातें हो रही है। तो वो पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम के किसको नागरिकता दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। ठीक, इसके बारे में अगर कि हम लोग जानना चाहें कुछ, तो जो नागरिकता अधिनियम है दोस्तों, वो जैसे कि आपको पता होगा 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में पारित हुआ था, तथा उसके बाद ही 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हो गया था। उसके जस्ट बाद 12 दिसंबर को 2019 को ही राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिल गई थी, और 10 जनवरी 2020 को नागरिक संशोधन अधिनियम को पारित कर दिया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? यानी कि विधि का नियम, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायालय, इसका मतलब होता है। ये जैसे कि शब्द से ही पता चल रहे हैं हमारे। नेक्स्ट सवाल जो बीपीएससी ने पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करती है? तो वो जैसे कि पता होगा, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति और राज्य मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर किसके बारे में कुछ जानना चाहे तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जो हाई कोर्ट होता है आर्टिकल 32 के द्वारा उसके पास ये पावर है, तथा उच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 226 के द्वारा ये जो रीट जारी करने का मतलब प्रावधान है इसमें है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, जो रीट जारी करने का शक्ति है जो उच्चतम न्यायालय को है, यानी कि जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, 32 आर्टिकल के थ्रू होता है, और जो हाई कोर्ट को है वो आर्टिकल 226 के थ्रू है। टोटल जो रीट का प्रकार होता है दोस्तों, 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। कभी अगर के डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग
इंडियन पॉलिटी, तो उसमें सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार जैसे आपको पता होगा भाग 3 में दिया गया है 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये तो लगभग हमको लगता है ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा। तो आर्टिकल 19 की तरह मेरे को राइट टू स्पीच दिया गया है। उसके बाद जैसे ही आगे सवाल में बढ़ते हैं तो मेरा अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो वो क्या नहीं है? वो है मेरा संपत्ति का अधिकार। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले ये भी मूल अधिकार था, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया तथा आर्टिकल 300 के क में फिर जाके वहाँ पे रखा गया और ये एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। अब यही पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो वहाँ पे आपको मानना होगा ऑप्शन में दिया रहेगा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, तो दोनों में से कोई आप टिक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? तो किसे कहा गया है दोस्तों? तो वो कहा गया है मेरा अधिकार परीक्षा रीट को। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कि इसमें एक अच्छे से बात याद रखें, जो आर्टिकल मेरा 32 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जो कहा था वो संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा 70 नंबर क्वेश्चन आता है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य मतलब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमारा बात होता है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली किसके अंतर्गत तो किया है, यानी भारत की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आपको जैसे ही पता होगा जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों वो परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि उसको बदला नहीं जा सकता है, जबकि जो मेरा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो परिवर्तनीय है। तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस क्लास का लास्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। जैसे कि ये बहुत पहले ही हम लोग इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसको 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा जोड़ा गया था। तो अगर कि इसके बारे में थोड़ा जानने पड़े, जो स्टार्टिंग में जो मौलिक अधिकार थे दोस्तों वो टोटल का टोटल 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों को 11 संख्या बना दिया गया, यानी कि एक इसमें बढ़ा दिया गया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये इस क्लास का लास्ट मतलब क्वेश्चन था। इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आएंगे 2-3 और उसके बाद आपको डायरेक्ट मैं 500-600 क्वेश्चन एक साथ दे दूंगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसा लगा क्लास आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तथा कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।